हेलो स्टूडेंट्स, मैं CS शर्मा योर फिजिक्स फैकल्टी। अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात की और उसकी तीनों पोजीशंस पे अपन पोटेंशियल निकाला। आज अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है कि एक ऐसा स्फीयर जिसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसका मतलब वहाँ पर केवल सरफेस पे चार्ज था, यहाँ पर इनसाइड भी चार्ज होगा। अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। वहाँ पर भी अपन ने ई आउट, ई सरफेस, ई इन निकाला था और ये देखा था कि सॉलिड स्फीयर के लिए इनसाइड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, जिसकी वैल्यू भी अपन ने फाइंड आउट की थी। तो आज वो वैल्यूज़ अपने पास में काम में आने वाली हैं, इसलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बार वो वैल्यूज़ चेक कर लें, उसके बारे में अपन को यूज़ आएगा। देखो, अपन सबसे पहले बात करते हैं केस फर्स्ट, व्हेन पॉइंट P इज़ आउटसाइड द स्फीयर। पहला कहाँ पर हो? बाहर हो। तो सबसे पहले बाहर होगा तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन को पता होनी चाहिए, KQ/R²। ये बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। और अपन पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे? अपन इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे कौन से पॉइंट तक? P पॉइंट तक। और इसको लाने में वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी करना पड़ेगा, वो इस पॉइंट P के पोटेंशियल के बराबर होगा। ये चीज़ अपन पहले भी पढ़ चुके हैं और आज भी अपन इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। तो अपन देखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विल बी इक्वल्स टू वर्क डन टू ट्रांसफर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। अपन क्या करेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक लेके आएंगे? इस पॉइंट P तक लेके आएंगे, जो अपना डिजायर्ड पॉइंट है। और इसमें जो वर्क डन अपन को करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही क्या होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ये चीज़ अपन को पता है। अपन देखते हैं कि W इज इक्वल्स टू होता है -E.dr। ये चीज़ अपन जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। तो -E एट आउटसाइड कितना होता है? KQ/R²। तो KQ/R² इंटू dr। तो -KQ 1/R² इंटू dr। 1/R² को अपन इंटीग्रेट कर चुके हैं बहुत बार। इसकी वैल्यू आती है -1/R इन्फिनिटी टू R। देखो, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, दोनों के दोनों साइन क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो अपने पास में क्या आएगा? W इज इक्वल टू KQ 1/R माइनस 1/∞। और ये 1/∞ कितना हो जाएगा? 0 होते अपने पास में वर्क डन कितना आ जाएगा? KQ/R। तो V एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू KQ/R। ये चीज़ समझ में आ गई। तो देखो, अपन ने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात की अभी, और अपन ने कंडक्टिंग स्फीयर की बात की पिछले लेक्चर में। तो V आउट जो होगा वहाँ पर भी कितना था? KQ/R था। और यहाँ पर भी कितना है? KQ/R है। तो दोनों के लिए KQ/R ही आता है। इसका मतलब V आउट जो होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। सेकंड केस, व्हेन द पॉइंट P इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो वही स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होगा तो वही V एट पॉइंट P, V एट सरफेस कितना हो जाएगा? KQ/R। रिजल्ट इज सेम एज कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ का रिजल्ट भी कैसा होगा? कंडक्टिंग स्फीयर जैसा ही होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बारे में, व्हेन द पॉइंट P इज इनसाइड द सरफेस, अंदर की तरफ हो। तो देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें अलग हो जाएंगी। यहाँ पर आउटसाइड, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग है। मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ बोली थी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज अलग अलग हो जाएंगी तो अपन को वर्क डन अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली फोर्स है। तो अगर फोर्स अलग अलग हो जाएगा इसका मतलब मुझे अलग अलग वर्क डन निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ पर आउटसाइड वर्क डन अलग होगा और इनसाइड वर्क डन अलग होगा। आउटसाइड कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके सरफेस तक, जो अपन पहले निकाल चुके हैं, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू द पोटेंशियल एट द सरफेस के बराबर होगा। और अंदर वाला वर्क डन अपन को अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अंदर की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसलिए अंदर की तरफ भी मुझे वर्क करना पड़ेगा। ये चीज़ तुम लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। When the point P is inside the surface of sphere, electric field intensities due to the sphere are different at outside the surface. कहाँ पे outside the surface क्या हो जाएगी, वो different हो जाएगी। And inside the surface, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है outside the surface और inside the surface क्या हो गई, अलग अलग हो गई। So वी कैलकुलेट द टोटल वर्क डन इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज अलग अलग हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज अलग अलग है, मतलब फोर्स अलग अलग लगेगा, इसलिए वर्क डन अपन को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला डब्ल्यू आउट, जो कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके आर तक, डब्ल्यू इन जो आर से लेके स्मॉल आर तक, इसके बारे में अपन बात करते हैं। डब्ल्यू आउट इन्फिनिटी से लेके आर तक, द वर्क डन टू ट्रांसफर यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to the surface of sphere will be equals to potential at the surface। ये चीज़ अपन जानते ही हैं, इन्फिनिटी से लेके अगर उसके सरफेस तक लाएंगे तो जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा वी एट सरफेस के, जो अपन जानते हैं कितना आ रहा है, के क्यू बाई कैपिटल आर आ रहा है। तो वर्क डन एट आउटसाइड कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये चीज़ रिजल्ट है, इसको अभी नहीं देखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इनसाइड वर्क डन, डब्ल्यू इन कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक, द वर्क डन टू ट्रांसफर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर टू द डिजायर्ड पॉइंट पी। तो यहाँ पर क्या होगा, डब्ल्यू इन वही माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, तो यहाँ पर ई कौन सा आएगा, इनसाइड वाला, और ई इन कितना होता है, के क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, यही होता है, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो ये इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ रखेंगे और उसके बाद में अपन बात करेंगे। तो अपन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रखते हैं, के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, आर डी आर जो होगा उसकी लिमिट कहाँ से लगेगी, इनिशियली कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक। तो आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर बाई टू रख देंगे, माइनस ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू, ये आर स्क्वायर बाई टू। तो इसको अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में ये वैल्यूज़ निकलेंगी। ये जब वैल्यूज़ निकलेंगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आर स्क्वायर होगा, नीचे आर क्यूब होगा, तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल एक ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा अपने पास में, ये वाली टर्म बच जाएगी के क्यू बाई टू आर, और ये वाली चीज़ बच जाएगी माइनस ऑफ के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब, ये बच जाएगा। तो ये कौन सा है, वर्क डन इन इनसाइड। वर्क डन आउटसाइड पता है, वर्क डन इनसाइड पता है। टोटल वर्क डन निकाल लें, टोटल वर्क डन इन्फिनिटी से लेके पॉइंट तक, तो वो डब्ल्यू आउट प्लस डब्ल्यू इन, तो दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई अपॉन टू आर, तो 3 के क्यू बाई टू आर माइनस के क्यू अपॉन टू आर क्यू इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, के क्यू बाई टू आर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर, 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, वी इन साइड जो निकल के आएगा वो आ जाएगा के क्यू अपॉन टू आर क्यूब, 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही आ जाएगा 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये अपने पास में रिजल्ट है इनसाइड का। जबकि जब होलो स्फीयर था या कंडक्टिंग स्फीयर था तो वहाँ पर इनसाइड जो पोटेंशियल था वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर ही था, लेकिन यहाँ पर सरफेस का और इनसाइड का बराबर नहीं होता है। इसमें कुछ जो हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स भी होंगे, तो अपन बात करते हैं उसके बारे में, स्पेशल केसेस। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या होगा, सेंटर इनसाइड है तो अपन को वी इन वाला फॉर्मूला लगाना है,
लेकिन सेंटर के लिए आर कितना हो जाएगा 0। आर क्या है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पर अपन को क्या निकालना होता है, पोटेंशियल निकालना होता है। तो यहाँ पर सेंटर पे निकालना है तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया 0। जैसे आर इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो वहाँ पर कितना आ जाएगा वी सेंटर 3KQ/2R। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वी एट सेंटर जो है वो 3/2 इंटू वी एट सरफेस होता है। अब देखो इसमें एक चीज़ सही जो तुम लोगों को आनी चाहिए वो क्या है, बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है वर्क डन टू ट्रांसफर द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द डिजायर्ड पॉइंट। अगर मान लो इन्फिनिटी से लेके उसके सरफेस तक लाएंगे तो KQ/R, इसके सेंटर तक लाएंगे तो 3KQ/2R। तो अपन क्या करें, देखो यहाँ पे KQ/R जो है और KQ/R जो है, यहाँ इसको मैं V मान लूँ तो ये कितना है 3/2V। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर वर्क डन W हुआ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क डन जो है वो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू W, मतलब 3/2 टाइम्स होता है। तो अपन एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके सरफेस से सेंटर तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा W/2, क्योंकि W तो यहाँ से यहाँ तक हो चुका है और यहाँ वाला वर्क डन कितना आएगा W/2, तभी तो 3/2 W आएगा। तो यहाँ से इक्वेशन पूछा जा सकता है, यहाँ से इक्वेशन पूछा जा सकता है कि अगर इन जो है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके उसके सरफेस तक लाने में वर्क डन अगर 100 जूल है तो उसके सरफेस से सेंटर तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसके सरफेस से सेंटर तक ले जाने में W/2 वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब अगर इन्फिनिटी से लेके R तक लाने में जो वर्क डन है वो कितना है 100 जूल है। तो R से लेके उसके सेंटर तक जहाँ पे R इज इक्वल टू 0 है वहाँ तक लाने में उसको 50 जूल और वर्क करना पड़ेगा। चाहे वो स्पेयर कितना सा भी छोटा सा हो, लेकिन इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसका आधा उसके सेंटर में ले जाने में करना पड़ता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। अब अपन एक टेबल के थ्रू इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि कोई चीज़ें कैसी हैं, कोई चीज़ कैसी है। देखो ये है CS का मतलब कंडक्टिंग स्फीयर, NCS का मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो जब आउटसाइड होगा तो पोटेंशियल दोनों में KQ/r मतलब सेम होता है। जब ऑन सरफेस मतलब जब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R आ जाता है तब क्या होगा KQ/R वो भी क्या होता है सेम होता है। जब इनसाइड होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पर KQ/R ही रहता है, यहाँ पर KQ/2R³ 3R² - R² आ जाता है। मतलब यहाँ पर सेम नहीं होता है, ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए। देखो इसके बाद में जो लिखा हुआ है R इज इक्वल टू 0 मतलब सेंटर पे ये तो कितना होगा KQ/2R और ये कितना होगा 3/2 KQ/R। ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए। ये कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की स्टडी थी। अपन इसके बारे में बात करते हैं ग्राफ ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो क्या था, वही वाली चीज़ है। यहाँ पर 3/2 KQ/R, यहाँ पर क्या था KQ/2R³ 3R² - R²। मतलब यहाँ पर -R² के रेस्पेक्ट में जाएगा, तो ये -R² के रेस्पेक्ट में जाएगा तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पर KQ/R बनेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा KQ/r। तो KQ/r आएगा तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r का हो जाएगा। तो इस तरीके का कर्व बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की स्टडी। अब अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इनिशियली अपन ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है। अगर अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आते हैं तो वो क्या होता है पोटेंशियल, और अगर अपन किसी क्यू चार्ज को लेकर आएंगे तो जो किया गया वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इतनी देर तो अपन पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे, अब अपन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे।
तो अपन पोटेंशियल एनर्जी में क्या लेके आएंगे, अब अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह किसी क्यू चार्ज को लेके आएंगे और उसके कारण जो वर्क डन है वो देखेंगे। तो इसके बारे में अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।